नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। उपचुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। गुजरात से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश तक इस दरमियान चुनावी हलचल तेज हो गई है। जी हां, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस लगातार आगे है। बिहार में सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कमोबेश बाजी मार ली है। 25वें राउंड तक वो लगातार आगे चल रहे हैं। 31वें राउंड तक यहां पर काउंटिंग होनी है, लेकिन इस बीच मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है और प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से होगा। और कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिली प्रशांत किशोर की पत्नी की ओर से भी। उन्होंने भी इसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी कि अब दो हाथ करने के लिए प्रशांत किशोर सदन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आरजेडी की, तो आरजेडी यहां पर बड़े अंतर से पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह मजबूत किला ढहने की स्थिति में है। यहां नितिन नवीन के बाद यह सीट खाली हुई। नितिन नवीन राज्यसभा पहुंचे, उसके बाद इस बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया हुई और यहां जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर ने अपने आप को चुनावी मैदान में उतारा और उसका परिणाम कुछ इस तरह से रहा है कि अब तक 25वें राउंड तक प्रशांत किशोर लगातार आगे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना था प्रशांत किशोर का इस दरमियान। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। बिहार के लिए काम करना चाहिए। जी हां, और साफ तौर पर बड़े संदेश देने का काम यहां पर प्रशांत किशोर ने किया। 202 आप जीत गए थे, लेकिन जनता चाहती थी किसी दागदार नेता को आप नेतृत्व मत दीजिए, लेकिन सम्राट चौधरी को आपने बना दिया और उनको लेकर वो तीखे तंज कस रहे हैं। इस दरमियान उनके समर्थकों के साथ साथ उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। में खुशी की लहर है और इस दरमियान बीजेपी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ टिप्पणियां की हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। जनता ने जनमत दिया है, उस जनमत को हम लोग आदर करते हैं। अभी और काउंटिंग है, अभी देखिए, लेकिन जो भी जनता का जो भी जनमत है उसको हम लोग आदर करते हैं
और फिर आगे हम लोग आगे अपनी तैयारी करेंगे। ये तो राष्ट्रीय जनता दल के जो अति पिछड़ा जो कार्यकर्ता है उनको सोचना चाहिए कि रेखा गुप्ता को मैदान में उतार करके आप तेजस्वी जी रातों रात जन सुराज के नेता से हाथ मिला लिए। तो राष्ट्रीय जनता दल में जो अति पिछड़ा का जो कार्यकर्ता है वो अब तेजस्वी पर भरोसा और विश्वास नहीं करें। यदि भरोसा और विश्वास करेंगे तो सभी को रेखा गुप्ता ही वाला हाल होगा। यदि माई समीकरण के हिसाब से कोई कैंडिडेट होता तो तेजस्वी जी इतना निष्क्रिय नहीं होते। वह एक अति पिछड़ा की महिला चुनाव लड़ रही थी, इसलिए वह इनेक्टिव हो गए और रातों रात जन सुराज के नेता से हाथ मिला लिए। पिछले 40 साल से आप देखा कहाँ चूक हो गई? देखिए 40 साल से था, कहीं चूक हुई है उसको हम सब लोग मिलकर उसकी समीक्षा करेंगे और ये क्या प्रमाण अगला बार चुनाव होगा हम फिर जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। तो जो मुद्दा बना रहे थे प्रशांत किशोर जी केंद्रीय हुआ पटना के राम मंदिर ये सब कुछ नहीं था, लोकल विषय था, लोकल मुद्दे थे। यह कोई राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं था कि राष्ट्रीय मुद्दा इसमें हावी था या राष्ट्रीय विषय कुछ हावी था, कुछ नहीं। ये लोकल मुद्दे पर चुनाव हुआ। बांकीपुर के और उसमें भी लोकल में भी बांकीपुर विधानसभा के विषय पर चुनाव हुआ था। तो इसलिए जो जनता ने जनमत दिया उसको हम आदर स्वीकार करते हैं। बदलाव हुआ है तो क्या जनता के मन किसी को बदलाव कौन भाई, एक चुनाव जीत गए तो बदलाव का पूरा बिहार में वो छा गए। उनको तो पूरे वो कहते थे हम सरकारें बनाते हैं। जो सरकार बनाने चले थे पिछले बार 243 पर लड़े, हमको लगता है जमानत कितना बचा होगा हमको नहीं पता, आप लोग के पास होगी जानकारी। और ये को लोकल चुनाव जीत गए तो इसमें कौन बहुत बड़का तीर मार दी हो। इसलिए हम लोग इसको बहुत, हाँ हमारी पार्टी एक एक चुनाव, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव, हम लोग गंभीरता से लड़ते हैं और जनता ने जो जनमत दिया है उसको हम लोग आदर करते हैं। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। कहाँ हो गई सर? आखिर क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। महीना नहीं बीता है 202 सीट हम जीते हैं, ये विजय सिन्हा कहते नजर आए। हालांकि उस समय वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी फिलहाल पार्टी में बड़ी भूमिका उनको नहीं दी गई है। लेकिन इससे पहले मंत्री को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की क्या किस जो टिप्पणी थी वो ये कहते नजर आए कि इस बार आरजेडी ने सारा खेल गड़बड़ किया है, आरजेडी ने रातों रात हाथ मिला लिया प्रशांत किशोर से। कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं भाजपा की ओर से आ रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी को बड़ी चोट है, बड़ी पटकनी है। इस एक सीट ने भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं बिहार के नेतृत्व पर। और बिहार में जिस हिसाब से जनता ने जनादेश दिया है प्रशांत किशोर को, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जा रही थी और इस परंपरागत सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आई है। कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णकांत जी, ये एक बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ये माना जा रहा था कि इस सीट को किसी भी तरह से निकाल लेगी, क्योंकि शुरुआत से ही प्रशांत किशोर की बढ़त थी। लेकिन पता चला कि बाद में जब समीकरण बदलेंगे तो बीजेपी बाजी पलट देगी। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर ने बड़ी छलांग लगा दी है और ये अब बाजी प्रशांत किशोर के खाते में। बिल्कुल सुनील जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, कोई अप्रत्याशित नहीं है। खासकर जन स्वराज पार्टी जो कि 2022 में एक यात्रा शुरू की थी बिहार के अंदर में, और उसके बाद 2024 में ये पार्टी बनाई गई। 2025 में जो बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 238 सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ी और परिणाम जो इनके एक भी फेवर में नहीं आए, कहीं से भी इनको कोई जीत नहीं मिली। हालांकि उसमें जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने चुनाव
किसी भी सीट से नहीं लड़ा, लेकिन जो नतीजे आए उसमें कहीं से भी इनको कोई सीट नहीं मिली, किसी सीट पर विजय नहीं मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2022 में एक यात्रा शुरू हुई या 2024 में पार्टी बनाई गई और पिछले चुनाव में जिसको कि रिजल्ट जो है कि जीरो रहे, परिणाम जीरो रहे, वो आकर खासकर उस सीट से, उस ट्रेडिशनल सीट से जहां पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, जो कि 2000 से लेकर 2025 तक लगातार वहां पर विधायक बने रहे, उस पार्टी को उन्होंने एक पटकनी देने का काम किया है। जो अंतिम रुझान मिले हैं, 25वें राउंड तक की गिनती हुई है, तकरीबन 19,000 वो मतों से आगे वो चल रहे हैं। और सुनील जी, कुल 31 राउंड की गिनती होनी है, तो मेरा मतलब है कि 6 राउंड की गिनती अभी बाकी है, आना है। लेकिन जिस तरह की लीड इनकी बनी हुई है, वो चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि अभी एक बिहार के मंत्री अभी बता रहे थे कि हमने पिछले चुनाव में 202 सीटें जीती, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि जब आपकी सरकार है, सम्राट चौधरी वहाँ पर हैं, इतनी तादाद में आपने सीटें वहाँ जीती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सीट से लड़े हैं, तो क्या आप चुनाव हारने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? बता रहे हैं कि लोकल मुद्दे थे। क्या ऐसा लोकल मुद्दा था वहाँ पर जिसको लेकर बांकीपुर कोई बिहार के कोई ऐसे इलाके में नहीं है जहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकता है? पटना की राजधानी है, उसके आसपास का इलाका है। तो राजधानी के अंदर में आप हैं, आप विकास की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, तो क्या आपकी बातें जनता ने नहीं सुनी? या ऐसा हुआ कि जो प्रत्याशी थे, 3 प्रत्याशी थे, खासकर रेखा गुप्ता, जिन पर कि अभी बिहार के मंत्री ने आरोप भी लगा रहे थे कि उन्होंने प्रशांत किशोर से हाथ मिला लिया, और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें नितिन नवीन ने उनको तकरीबन 51,000 मतों से हराया था। दूसरे उम्मीदवारी को लेकर बात हो रही है सुनील जी, कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी पहली बार उतारा वहाँ पर, और उनके ऊपर में जैसे जैसे आरोप लगते रहे कि पेपर में कुछ कमियां थी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और एक ये भी कारण रहा है कि उनके पिताजी जो थे, लालू प्रसाद पर जब चारा घोटाला लगा था, उनके पिताजी का भी नाम उसमें आ रहा था। तो दूसरी बार जब राजीव कुमार सिन्हा को वहाँ प्रत्याशी बनाया गया, तो ये बात मतदाता को जची नहीं, और प्रशांत किशोर इसको मुद्दा बना बैठे। हर सभा में, हर कैंपेनिंग में प्रशांत किशोर कहते रहे कि राजीव कुमार सिन्हा जो बनाए गए हैं वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अंतिम समय में है, वो विकल्प नहीं हो सकता है बांकीपुर जनता के लिए। और अपनी जो उम्मीदवारी है, चूँकि पिछला चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, 2026 में अभी आए हैं, और लगातार नामांकन से लेकर चुनाव खत्म होने तक जिस कदर वो हावी रहे, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, अपनी बातें जनता तक पहुंचाई, जो कम्युनिकेशन एक लेवल था, जो कैंपेनिंग चल रही थी, जो कैनवेसिंग चल रही थी घर घर जाकर, वो उनका बेहतर रहा। तो बीजेपी को आखिरकार स्वीकार करना होगा कि उनसे चूक कहाँ हुई है। हालांकि उपचुनाव के परिणाम बहुत ज़्यादा आने वाले चुनाव पर असर नहीं डालते हैं, और जिस तरह का बीजेपी का केंद्र और राज्य में सरकार है और जिस बहुमत है, उस पर कोई खास अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक जो नरेशन है, जो नैरेटिव है, वो तो सुनील जी तय हो गया है। जो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 7 राज्यों में 2027 में, निश्चित रूप से अपोजिशन को, विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। पहले चढ़ावा चोरी का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा था, और ये तीसरा मुद्दा हो गया है उपचुनाव में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी खासकर दतिया सीट इनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ साथ त्रिपुरा, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में भी एक उपचुनाव, एक सीट पर उपचुनाव था। यहाँ पर भी परिणाम लगभग त्रिपुरा और पुडुचेरी की बात की जाए तो भाजपा के खाते में गए हैं। एनसीपी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अजित पवार के बाद वो सीट खाली हुई थी। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी वहाँ चुनावी मैदान में है, वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है बिहार के बांकीपुर की, क्योंकि यहाँ से कई सारे समीकरण ऐसे बने जिसकी वजह से जाहिर तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल था बांकीपुर। डॉक्टर अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। अविरल जी, बहुत स्वागत आपका। भाई, लड्डू वड्डू जो बनवाए थे बांकीपुर में सब धरे रह गए भाई साहब। यहाँ तो प्रशांत किशोर ने कुछ और ही खेला कर दिया, और ये तो सीट आपके लिए नाक की सीट थी भाई साहब। इसलिए भी कहा जा रहा है मलिक साहब कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गढ़ था, नितिन नवीन जी का, और उनके राज्यसभा जाने के बाद से आपका जो गढ़ था, किला था, वो ताश के पत्ते की तरह ढह गया। डॉक्टर अविरल मलिक, जवाब दीजिए।
लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी कुछ कमी है। लेकिन यही बात मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कृष्णकांत जी। हमने 6 सीटों का उपचुनाव में जिक्र किया, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय है बांकीपुर बिहार की ये सीट। इससे सीधा समीकरण भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल आरजेडी है, आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। कांग्रेस का कोई अता पता नहीं कहाँ स्थिति में रही। और अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने फाइट की और वो बढ़त बनाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में कामयाब रहे। बिल्कुल सुनील जी, अब जिस तरह का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था और जब परिणाम आए और एक भी सीट नहीं मिली प्रशांत किशोर को, जन स्वराज पार्टी को, तो उसके बाद वो मिलने के लिए भी गए और उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें होती है, और मिलने भी गए। तो आरजेडी का कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था, एक समर्थन की बात है। देखिए कि बिल्कुल वो उस तरह के मत नहीं मिले हैं रेखा गुप्ता को जिसकी उम्मीद थी। मुझे लगता है कोई सेटिंग गेटिंग हो गया जन स्वराज पार्टी से, और इसके कारण ही ये अभी आप जो रुझान दिख रहे हैं कि तकरीबन 20,000 मतों से लगातार आगे चल रहे हैं। अभी 26 राउंड की गिनती लगभग संपन्न होने वाली है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी ने निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी से हाथ मिलाया, जैसा कि आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी। देखिए जैसे जैसे परिणाम आएंगे और जो अंतिम जो एक परिणाम आ जाता है, विक्ट्री होती है, उसके बाद देखिए और भी तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो स्टेटमेंट दिया है, अभी जिस तरह की मतगणना जारी है उसमें उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, उनकी पत्नी ने भी स्टेटमेंट दिया है। इसमें 4-5 मसले को उन्होंने मुद्दा बनाया है कि एक सीएम का जो चेहरा होना चाहिए, जो चरित्र होना चाहिए, और जिस तरह के उन पे आरोप लगते रहे हैं, दागदार रहे हैं, इससे बीजेपी को उन्होंने आगाह किया है, केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया है, प्रधानमंत्री को कहा है और साथ ही साथ अमित शाह जी को भी कहा है। तो एक तरह से इस चुनाव से उन्होंने एक मैसेज जो है कम्युनिकेशन भी देने का प्रयास किया है कि बिहार की जनता को ज़्यादा दिन तक आप उसे ठगी नहीं कर सकते, ठग नहीं सकते। 4-5 उन्होंने पॉइंट्स गिनाए हैं। खासकर शिक्षा की बात उन्होंने की है कि शिक्षा के जो स्तर है वहाँ पर लगातार खासकर पढ़ाई की बात हो रही है, वो गिरता जा रहा है। उसको लेकर सरकार पर बहुत हमलावर दिखे हैं प्रशांत किशोर। और उन्होंने कहा है कि जो रोज़गार की बात है वो बिहार की जनता को बिल्कुल ठगी जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए सोचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो 13 करोड़ की जनता है जो कि बीजेपी के लिए लगातार मर रही है, वोट डाल रही है, उनके भविष्य को लेकर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि रोज़गार के लिए बिहार से भारी तादाद में, भारी संख्या में लोग पलायन करते हैं। तो ये 4 मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा है कि मोदी जी आपको तो 202 सीटें मिली है पिछले चुनाव में, तो क्या आपको एक बेहतर चेहरा नहीं मिल सकता, कोई बेहतर व्यक्तित्व नहीं मिल सकता। तो प्रशांत किशोर बांकीपुर के तर्ज पर शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इस परिणाम को बीजेपी की जो अपनी कमजोरियां रही है और खासकर जो गठबंधन की एक मजबूरी रही है कि सम्राट चौधरी को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो खासकर एक जातीय समीकरण है सुनील जी बिहार के अंदर में, उस पर काम करे। प्रशांत किशोर जी ने ये भी कहा कि बिहार को जात पात से ऊपर उठना चाहिए, जाति व्यवस्था से बाहर आना चाहिए और बिहार के विकास के लिए बात होनी चाहिए, बिहार के बेहतरी के लिए बात होनी चाहिए, बेहतर भविष्य के लिए बात होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर जिस तरह के अभी रुझान मिल रहे हैं, काफ़ी अपबीट मूड है, पार्टी में जश्न का माहौल चल रहा है। और पटना में खासकर जो बीजेपी का कार्यालय है वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक चोट है, बीजेपी पर यह हमला है और ये संकेत है कि आने वाले समय में अगर सरकार, चाहे केंद्र की चुनी हुई सरकार है या राज्य की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए अगर सामने नहीं आ रही है, जनता के इशूज़ को एड्रेस नहीं कर पा रही है, जनता की जो मुसीबतें हैं उसको कम नहीं कर पा रही है, परेशानियां कम नहीं हो रही है, और उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना होगा, कतारों में लगना होगा, चाहे वो सिलेंडर की बात हो या अन्य चीज़ों के लिए बात हो, तो मुझे लगता है कि परिणाम और भी इससे खराब जाएंगे पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खासकर। तो बीजेपी नेतृत्व और बीजेपी पार्टियों के लिए एक बड़ा संकेत है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए दतिया की, तो दतिया में भी इस तरह की स्थिति बनी कि नरोत्तम मिश्रा की जगह यहाँ आशुतोष तिवारी पर भाजपा ने दाव लगाया और कहा कि आशुतोष तिवारी यहाँ से विजयी फैक्टर होंगे। लेकिन घनश्याम सिंह के आगे वो भी नतमस्तक हो गए और घनश्याम सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं बड़े स्तर पर। हालांकि यहाँ बताएगा तकरीबन 16 से 17 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से बढ़त बनी हुई है वो
भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या नरोत्तम मिश्रा इस बाबत ये एक बड़ा फैक्टर रहे, क्योंकि जो रस्साकशी चली दतिया में भारतीय जनता पार्टी के बीच और जाहिर तौर पर नेतृत्व के बीच और नरोत्तम मिश्रा के बीच, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है क्या, वो समझने की कोशिश करेंगे कृष्णकांत जी। लेकिन इस बीच सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। यहाँ देखिए जो बीजेपी प्रत्याशी रहे हैं, क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। इसलिए मैंने बोला है, जो जनादेश है उसे हाथ जोड़कर सर झुका करके स्वीकार करता हूं। आप निश्चिंत रहिए, समय समय पर मीडिया मित्रों से मिलूंगा भी, प्रतिक्रिया भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आखिर ऐसी कौन सी कमी तो रह गई? अब उसी की तो समीक्षा करेंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने बोला है, जो जनादेश है उसे हाथ जोड़कर सर झुका करके स्वीकार करता हूं। आप निश्चिंत रहिए, समय समय पर मीडिया मित्रों से मिलूंगा भी, प्रतिक्रिया भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जी हाँ, तो आशुतोष तिवारी को आपने सुना, उन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया रखी और जो लगातार हम जिक्र कर भी रहे थे, वो कह रहे हैं जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के अलावा और है भी क्या, लेकिन चिंतन मंथन तो करना होगा ना कृष्णकांत जी पार्टी के अंदर। बिल्कुल करना होगा। और जब बात करेंगे घनश्याम सिंह की, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब से कुछ देर पहले 9,000 वोटों से आगे चल रहे थे। देखिए, जो परिणाम आने हैं, एक की हार होगी, एक की जीत होगी। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जीत के कारण क्या रहे और हार की क्या समीक्षा हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी तो इस समय अपबीट मूड में है, जश्न का माहौल जैसा है, क्योंकि बीजेपी को उस परंपरागत सीट से पराजित करने का काम कर रही है पार्टी, जहां पर कि एक समय नरोत्तम मिश्रा की तूती बोलती थी, नरोत्तम मिश्रा की बातें सुनी जाती हैं। निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर जो भीतरघात हुआ है और पार्टी के अंदर से जिस तरीके से एक पावर टसल था और टिकट लेने की होड़ मची हुई थी, और नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रयास कर रहे थे। पहले तो खुद के लिए कर रहे थे, बाद में पता चला अपने बेटे के लिए भी कर रहे थे, और उसको लेकर जिस तरह से पार्टी का जो पार्टी की इकाई है और राज्य के अंदर में जिस तरह की बातें हो रही थी, और केंद्रीय नेतृत्व में नरोत्तम मिश्रा की बातें नहीं सुनेगी, और उसको एक मान मनोबल का दौर चला। नरोत्तम मिश्रा आपने देखा कि अपने पावर को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन होता रहा और पुलिसिया कार्रवाई भी हुई वहाँ पर। बहुत बाद में मिन्नत के बाद नरोत्तम मिश्रा माने। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टी की एकजुटता की बात थी, एक सूत्र में पिरोने की बात थी और एक मत से प्रत्याशी के लिए काम करने की बात थी, उसमें ज़रूर कहीं न कहीं कमी आई। और मैसेज भी एक प्रत्याशी का जो होना चाहिए वो गलत गया है, क्योंकि पार्टी, बीजेपी पार्टी चुनाव होने से कुछ दिन पहले तक लगातार इस बात में उलझी रही कि नरोत्तम मिश्रा बेहतर है या आशुतोष तिवारी बेहतर है, इसमें उलझी रही पार्टी। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह है, बीजेपी के लिए काफ़ी ये झटका माना जाएगा। भले ही एक उपचुनाव की बात हो, लेकिन एक मैसेज जो जाना है आने वाले समय में, वो गलत मैसेज जाएगा। और नरोत्तम मिश्रा निश्चित रूप से जिस तरह से कह रहे थे वो कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और क्या हुआ है, एक जानकारी ये भी आ रही है सुनील जी कि जो उनकी अपनी बूथ है जहां पर प्रबंधन का काम चल रहा था, उस बूथ पर भी कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई। मुझे लगता है कि काम से ज़्यादा पार्टी के अंदर जो गुटबाजी थी बीजेपी में सुनील जी, वो पार्टी के खिलाफ गई है। और कांग्रेस पार्टी पे बहुत सारे आरोप लगे थे उनके प्रत्याशी पर, और उसके बाद उनको हटाया गया था, तो ये उपचुनाव हुए थे। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर वहाँ पर जितने भी कांग्रेस के नेतृत्व है जश्न के मूड में हैं। मुझे लगता है बीजेपी को जरूर सोचना चाहिए, पार्टी में फोरम पर ये बात होनी चाहिए। और जिस तरह के अभी प्रत्याशी ने उन्होंने कहा, आशुतोष तिवारी ने, कि हम मतलब स्वीकार करते हैं जनता के निर्णय स्वीकार, एक तरह से उन्होंने हार मान ली है, ऐसा लग रहा है, उनके वक्तव्य से लग रहा है कि वो जो जनता का निर्णय है और जो नतीजे आने वाले हैं फाइनल, वो एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि औपचारिकता मात्र शेष रह गई है दतिया सीट पर। हाँ, गुजरात की जो मंजलपुर सीट है वहां पर बीजेपी निश्चित रूप से विजयी रही है और बहुत शानदार तरीके से वहां पर। मध्य प्रदेश की तस्वीरें, भोपाल की तस्वीरें हैं, कांग्रेस मुख्यालय की, जश्न का माहौल है। और यहाँ एक और रोचक तस्वीर सामने आई, हम कहेंगे सौरभ वो तस्वीर जरूर दिखाएं। यहाँ हमने देखा कुणाल चौधरी मेलोडी बांट रहे हैं, कांग्रेस के विधायक काला पीपल से मध्य प्रदेश से रहे हैं, और उन्होंने जबरदस्त तरीके से यहाँ जश्न मनाया और उन्होंने मेलोडी बांटी है। अब चूंकि मेलोडी का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर इटली वो जाते हैं और वहाँ पर वो इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी देते हैं,
तो वो फिर देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। इसलिए वो मेलोडी वाली तस्वीरें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि कांग्रेस भी अब मेलोडी बांटती नजर आ रही है भोपाल में। तो लगातार देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अलग अलग जो उपचुनाव हुए उनकी तस्वीरों के साथ साथ सुनील जी पटना की तस्वीरें हैं, भोपाल की तस्वीरों का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। हम कहेंगे कि वो भोपाल की कांग्रेस के जश्न की तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखिए, ये कांग्रेस की तस्वीरें हैं। और यहीं पर मेलोडी वाली तस्वीरें भी जल्दी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हालांकि यहाँ दतिया में अगर समीकरणों की बात की जाए तो कृष्णकांत जी, कौन से वो ऐसे फैक्टर रहे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए? उन्होंने बहुत सोच समझकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ये तुरुप का इक्का चला था आशुतोष तिवारी, लेकिन ये तुरुप का इक्का भी ध्वस्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो 23 में चुनाव हुआ उसके बाद से फिर से यहाँ पिछड़ती नजर आई उपचुनाव में। सुनील जी, मुझे लगता है कि 3 बड़े कारण रहे वहाँ दतिया में, जहाँ पर कि बीजेपी प्रत्याशी को हार मिलती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा कारण था कि प्रत्याशी के चुनाव के लिए जो एक सही नाम आना चाहिए था और एक जो समन्वय की बात थी पार्टी फोरम पर, वो बातें नहीं हो पाई। अगर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे कि उनकी बातें सुनी जाए, उनके प्रत्याशी उतारे जाएं, तो पार्टी को सोचना चाहिए। देखिए, कोई कार्यकर्ता अगर एक महत्वपूर्ण पद पर बैठ जाता है, गृह मंत्री बनता है, सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज को देखता है, उनका कार्यकाल भी बेहतर रहा, तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई मांग कर रहा था तो पार्टी को सुननी चाहिए। जो बातें उनकी नहीं सुनी गई, उनकी नाराज़गी, दूसरी नरोत्तम मिश्रा की वो सीट रही है, हमेशा रही है, जीतते भी रहे, एक बार चुनाव भी हारे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा की जो पार्टी के अंदर में, खासकर उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर जो इनकी एक पावरफुल एक मैनेजमेंट रही है, उसको भी दरनिकार किया गया। और तीसरी बात ये रही कि जो जनता है वहाँ की, वो जनता विकास का काम देखना चाहती है, सिर्फ बातें नहीं सुनना चाहती। जो डेवलपमेंटल वर्क थे, जो रोड है या अन्य जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो ज़िले के अंदर में या उस सीट के अंदर आने वाले क्षेत्रों में होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये भी बहुत बड़े कारण रहे दतिया में, जिसको लेकर नाराज़गी थी। दूसरी बात कि नरोत्तम मिश्रा के जो सपोर्टर हैं, जो समर्थक हैं वहाँ पर, वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनको सीटें दी जाए, तो ना देकर बीजेपी पार्टी और पार्टी नेतृत्व आला कमान ये बड़ी गलती की, और जिसका परिणाम मैं अभी आपको दिखाया। कांग्रेस पार्टी की स्थिति उस समय बेहतर नहीं थी जितनी बेहतर इस बात पे हो गई कि नरोत्तम मिश्रा वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे। एक युवा नेतृत्व को दिया गया, लेकिन जैसा कि आपने बांकीपुर में देखा है कि प्रत्याशियों पे भी बात गई है। जिस तरह से वहाँ 3 प्रत्याशियों में चुना गया कि प्रशांत किशोर बेहतर प्रत्याशी हैं, हमारे लिए बेहतर काम करेंगे, बेहतर परिणाम ला के देंगे, उसी तरह से दतिया में जो आशुतोष तिवारी हैं उनको स्वीकार नहीं किया एक तरह से मतदाताओं ने, और उन पे भारी पड़े हैं घनश्याम सिंह। और घनश्याम सिंह कह भी रहे थे कि देखेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे तो मेरी जीत पक्की होगी। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के जश्न की कृष्णकांत जी, और पटाखे तो फोड़े जा ही रहे हैं भोपाल में। हालांकि लंबे अरसे बाद ये जश्न मनाने का मौका कांग्रेस को मिला है, लेकिन जाहिर तौर पर इस बीच ये जश्न कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं स्फूर्ति और ऊर्जा का काम करेगा। जैसे हमेशा आपके लिए जो चाय ऊर्जा का काम करती है कृष्णकांत जी, ऐसे ही कांग्रेस के लिए ये दतिया भी बड़ा मध्य प्रदेश में ऊर्जा का काम करेगी। बाकी मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। विश्वनाथ मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। अविरल भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी भाई अविरल जी बिल्कुल, अभी स्पष्ट आपकी आवाज आ रही है। जी अविरल भाई, आज आप बड़े दूर जाके बैठे हैं कैमरे से, थोड़ा नजदीक आओ। इतना दूर नहीं किया है जनता ने आपको, इतना दूर नहीं किया जनता ने जितना दूर आज आप हमको दिख रहे हो तस्वीरों में। थोड़ा नजदीक आ जाओ भैया। बाकी जगह तो आपको जिता ही दिया ना, त्रिपुरा में, नागालैंड में तो आप जीत गए, गुजरात में बम है आपकी। अब आप बांकीपुर और दतिया को लेकर इतना हो गए कि भैया इतनी दूरी बना ली। मैं लौटूंगा आपके पास। एक टिप्पणी विश्वनाथ मिश्रा जी आपसे बहुत महत्वपूर्ण, बांकीपुर का जनादेश क्या है संदेश? सुनील जी, बांकीपुर का जनादेश और संदेश मुझे लगता है बड़ा अनपेक्षित है। मुझे ये भी लगता है कि इसको आप
चूंकि पीके टीएमसी के रणनीतिक सलाहकार थे, राजनीति बहुत कठोर होती है और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कथित होती हैं और बहुत सी चीजें अकथित होती हैं, पर्दे के पीछे भी होती हैं। बहुत सी चीजें जिनकी कभी खुले मंच से चर्चा नहीं होती है। तो मुझे लगता है ये भी एक संशय हो सकता है उनको एक इनाम मिला हो। क्यों? क्योंकि चूंकि टीएमसी के रणनीतिक सलाहकार थे और टीएमसी का किला ध्वस्त करने के लिए जो इनकी एजेंसी थी वहां पर, उसके पास टीएमसी का सारा डेटा था। तो मुझे लगता है सरकार को उस डेटा से बहुत सपोर्ट मिला। उस पूरे जो वहां का स्ट्रक्चर चल रहा था, पश्चिम बंगाल क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके लिए एक विधानसभा सीट दे देना, मुझे लगता है मैं एक क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक संशय आता है। क्यों? क्योंकि एक सीट जो आपकी 95 से चली आ रही है, उस पर कोई विरोध कभी नहीं हुआ। अगर आप उन्हीं के परिवार के किसी बच्चे को उतार देते तो भी आंख बंद करके जीत जाता। लेकिन अचानक उतरता है, फिर एक कैंडिडेट विड्रॉ कर जाता है। जो परिस्थितियां हैं वो संशय पैदा करती हैं। क्यों? राजनीति एक चीज है, क्योंकि आप लगातार अगर आप जीतते रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिक्स का एक पार्टी भी होता है। आप लगातार अच्छा, पटना में कोई भारी भरकम चेहरा मिला भी नहीं इस सीट पर। कर लिया बांकीपुर में विश्वनाथ मिश्रा जी, पटना में कोई भारी भरकम चेहरा नहीं मिला पार्टी को मिले तो युवा नेता 32 साल के ये नीरज सिन्हा। अब नीरज सिन्हा बूथ लेवल के अध्यक्ष रहे, बताइए, और उनको पार्टी ने दांव पे लगा दिया। रिप्लेस करके फर्स्ट राउंड में नहीं मिले, रिप्लेस करके मिले हैं। मुझे ये संशय लगता है कि संभवतः वो पीके के लिए इनाम हो सकता है कि ठीक है, आप चिंता ना करो, हम आपको आप अपने बन पे नहीं जीत पाए, हम तो है ना। और दूसरा, इससे एक और बड़ा चीज और सज जाती है। क्या? अगर कांग्रेस एक सीट वहां से जीत जाती है तो नरोत्तम मिश्र को कट्टू साइज कर देंगे। आज नरोत्तम मिश्र जीत जाते हैं तो क्या है, मुख्यमंत्री के समकक्ष खड़े हो जाएंगे, वहां की लीडरशिप पे चैलेंज आ जाएगा। दूसरा, कांग्रेस इस बीच को पूरा विपक्ष फिर आकर शोर मचाएगा, भाई हम तो कहते ही सिस्टम हाईजैक्ड है, सब जीत ले जाते हैं, तो उनके सिस्टम में है। अब क्या है, विपक्ष के पास ये कहने का अच्छा, ये सारे जो नतीजे आ रहे हैं विश्वनाथ मिश्रा जी, अब आपने जो बताया वो ये है कि सब भैया फिक्स है मामला, रणनीति के तहत है सारा खेल। डॉक्टर अविरल मलिक भाई, इनाम दिए हो पीके को, ऐसा माना जा रहा है बांकीपुर, आपने थाली में परोस के दे दिया अपना परंपरागत किला, और मध्य प्रदेश में खेला हो गया। वहां स्थिति ऐसी बन गई कि कम से कम कांग्रेस ये तो ना कहेगी कि देखो ये वोट चोर पार्टी है। ऐसा है क्या मलिक साहब? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से टिकट किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए इसे तय करने का, तो ये पूर्ण रूप से मिल बैठ के तय किया जाता। और रही बात एक तरीके से अगर लोकतंत्र की है और जनता के जनादेश की है, तो निश्चित रूप से सिरमाते हैं। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारा राजनीतिक दल सम्मान करता है इस चीज का। और जहां तक विषय जनता का, अब ये मैंडेट है, अब ये किस आधार पे आया, किस प्रकार से आया, इस चीज की चर्चा की जाएगी, मिल बैठ के तय होगा और फोकस किया जाएगा पूर्ण रूप से। और कहाँ त्रुटि रही, किस स्तर पे कमी रही, किस स्तर पे त्रुटि रही, इस चीज का पूर्ण रूप से आत्मंथन किया जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा, और जो भी आवश्यक होगा उस तरीके से मजबूती के लिए पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी, संगठन को मजबूत किया जाएगा, इसमें किसी रूप में दुरा नहीं। जी, यहां इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है मलिक साहब बांकीपुर वाले इस सीट की, क्योंकि एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका परंपरागत ये यहाँ पर किला था, यानी उनकी सीट थी, वो लगातार जीतते रहे। पिछली बार जब परिणाम आया अभी 6 महीने पहले 51,000 वोटों से उन्होंने हराया आरजेडी को, और इस बार आपको प्रशांत किशोर ने हरा डाला। बताइए, उन्होंने इतनी जमीन मजबूत कर ली। और दूसरी बात, युवा चेहरे के तौर पर आप सम्राट चौधरी जी को पेश करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी साख भी दांव पर थी, सिस्टम आपका, सारी चीजें आपकी, तंत्र आपका, विपक्ष तो कहता है कि चुनाव आयोग भी आपका, फिर आप कैसे हार गए? हाँ, एक और चीज बहुत अच्छी सुनील जी आपने बता दी, चुनाव आयोग आपका। तो आज जो नतीजा आया इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है क्या कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को चलाती है? क्या इससे लग रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है? क्या इससे लग रहा है कि ईवीएम में
फर्जी वोट पड़ जाती हैं या मसल पावर का इस्तेमाल करके बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती है। क्या लग रहा है ऐसा? क्या ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे वोट डलवाई जाती है? तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज एकदम खारिज कर दी गई है। इस चीज को भी समझना बहुत आवश्यक है। अगर इन नतीजों पे एक बार फरमा लिया जाए तो उस चीज से सारी चीज खारिज हो जाती है। लेकिन आज विपक्ष का कोई नेता नहीं आएगा, दुर्भाग्य है। ना तो राहुल गांधी जी इस विषय पे सामने आके बोलेंगे, ना प्रियंका गांधी वाड्रा जी इस विषय सामने आके बोलेंगी, क्योंकि दतिया का विषय है तो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को भी सामने आकर बोलना चाहिए। ना ही आज जो अन्य राजनीतिक दल है वो सामने आके बोलेंगे। तो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उन्हें एक ज्वाइंट पीसी करनी चाहिए। वो बहुत सी ज्वाइंट पीसी करते हैं, वो डेमो मशीन दिखाते थे कि भाई ये है, ऐसा है, गड़बड़ी हो सकती है, हम बैठ के दिखाने को तैयार हैं, हमारे साथ कोई देखना नहीं चाहता, तमाम सारी चीजों। और जब बुलाया जाता था फिर वो जाने को तैयार नहीं होते थे और फिर जाते थे तो कुछ और ही बोलने लगते थे मीटिंग में जाके। तो आज वो सारे लोग कहाँ हैं? पवन खेड़ा साहब और तमाम सारे लोगों को इस विषय पे। अच्छा अविरल भाई, कुछ राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा ने बलि दी है ये दो सीटों की कि हिंदी पट्टी में ले जाओ भाई साहब, कम से कम इस आरोप से तो जान छूटे कि ये लोग वोट चोरी करते हैं या ईवीएम हैक कर लेते हैं, इसलिए आपने बलि दे दी। बोले क्या सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा भाई साहब इससे? ना मध्य प्रदेश में कुछ होने जाना, ना बिहार में, मजबूत हो ही आप मलिक साहब। नहीं मतलब इसका अगर मैं दूसरा अर्थ, देखिए सुनील जी, आपके इस विषय का अगर मैं दूसरा अर्थ निकाल लूं तो इसका मतलब ये है, ये कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा या एक समूह के द्वारा कि भाई ये सीटें जो हैं अपने मनचाही सीटें, अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से हमने खुद ही हरवा ली, खुद ही हरा दी, जिससे कि ये ना लगे कि भाई हाँ ये ठीक रहेगा, विपक्ष अगर जीत जाएगा तो ईवीएम पे विश्वास जम जाएगा। तो ये बहुत ही हास्यास्पद, बहुत ही मजाकिया और मैं समझता हूं लोकतंत्र को अपमानित करने वाला कमेंट जो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है ऐसा है। और जो भी राजनीतिक पंडित ऐसा इस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि जो जनता का जनादेश है, जनता जब बीजेपी को जिताती है वो भी जनता। अरे भाई जो बात नरोत्तम मिश्रा जी के कान में आप लोगों ने बाद में फूंकी कि महाराज आप काहे बलि दे रहे हो अपनी, आप रुको, आपको तो बड़ी जिम्मेदारी देंगे, वो आपने आशुतोष तिवारी के कान में नहीं कही। आशुतोष तिवारी तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं जी जान से लड़ जाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा के आंखों से आंसू तो गिरे, लेकिन बाद में वो समझे कि अच्छा ये बड़ा खेल है, इसीलिए वो कह रहे हैं कटप्पा की यारी पड़ गई भारी। ये कटप्पा कौन है? देखिए ऐसा नहीं है, अगर नहीं देखिए इसमें ये राजनीति है, मैं सोचता हूँ इसमें कोई कटप्पा बाहुबली की बात तो मैं नहीं करूंगा। खैर जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये तो स्पष्ट है, अगर बात कर जाए भारतीय जनता पार्टी की, हम ईमानदारी के साथ जनता के बीच जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और किस स्तर पे कहां संगठनात्मक त्रुटि रही इस चीज को देखा जाएगा और उसके आधार पर आवश्यक पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी कि संगठन मजबूत हो, नंबर एक। और नंबर दो, जो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने हरवा लिया, हमने जितवा दी, हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता। अब उन्हें ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो जनता है, जनता तय करती है। जितनी सीटें 2014 से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वो जनता ही जिता रही है, जनता ही विश्वास जता रही है। 14 में हम सरकार में आए, 19 में सरकार में आए, 24 में सरकार में आए, जनता के आधार पर आए और तमाम राज्यों, बंगाल में सरकार में आए और दिल्ली में भी सरकार में आए। दिल्ली में एमएलए नहीं बन पाए आने वाले चुनावों के लिए आपने, मैं फिर कहूंगा मलिक साहब, आने वाले आगामी चुनावों के लिए, जो कि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में, उधर पहाड़ में भी चुनाव है, पंजाब में भी आपको खेला करने की बात सामने आ रही है कि भाजपा वहां पर भी ऑपरेशन लोटस चला रही है, कुछ ऐसी स्थिति, इसलिए आपने ये बलि दी है, ये भी जोड़ा जा रहा है। और इसमें एक बात और जोड़ दूं मलिक साहब, ये मेलोडी खिलाई जा रही है कांग्रेस की ओर से, इसका क्या खेला है भाई साहब? नहीं देखिए हमारे हाथ में, जी देखिए हमारे हाथ में नहीं है कि अगर हम मैनेज कर रहे हैं चुनाव आयोग को, हम अपने हिसाब से करा रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। जो चुनाव आयोग कर रहा है इंडिपेंडेंटली कर रहा है और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ये चुनाव आयोग। इंडिपेंडेंट आज भी है, कल भी था, वाजपेयी साहब के समय भी था, ये मनमोहन सिंह साहब के समय भी था, वीपी सिंह साहब के समय भी था। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने आधार पर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। आज तो सबको समझ आ ही गया होगा, नतीजों से भी समझ में आ गया होगा। और जो जीत रहे हैं तो जीतने के बाद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो ये तो पूर्ण रूप से गलत है। मलिक साहब, से तो आज हमारे पैनल में सभी विद्वान साथी हैं, सभी ने राजनीति के बहुत पसंद देखे हैं, बात को तो सभी ने राजनीति के मलिक साहब बहुत पसंद देखे हैं, आपने भी राजनीति की चाशनी खूब चखी है। एक सेकंड सर, सभी ने राजनीति का वसंत देखा है और लंबे अरसे तक देखा है, चाहे विश्वनाथ मिश्रा जी हो या कृष्णकांत जी हो, और मैं तो कह रहा हूं आपने भी चाशनी खूब चखी है।
राजनीति की। मुझे इतना समझा दीजिए, क्या पटना की बांकीपुर और दतिया में आपके पास बड़े चेहरे नहीं थे? दतिया में तो खुलेआम थे, वो विरोध भी कर रहे थे, वो तैयारी में थे, नरोत्तम मिश्रा। फिर आपने यहां ये चेहरे क्यों डिनाई किए और नए लोगों पर दाव लगाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को अवसर भी दिया जाता है, युवाओं को भी अवसर दिया जाता है, सामान्य कार्यकर्ता को भी अवसर दिया जाता है। एक बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद पर पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ एक सामान्य व्यक्ति जो चाय बेचते थे वो इस देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बन सकते हैं। दूसरी चीज, सब मिल बैठ के टिकट तय किया जाते हैं। तीसरी चीज एक और है, सुनील जी, आज आपके प्राइम टाइम के शो में आके मैं बैठ के इस चीज को कह देता, मैंने तो इस चीज को नहीं कहा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है कि भाई जो आज हुआ तो ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए हो गया। अब अगर बीजेपी यहाँ जीत जाती तो विपक्ष वाला आके आपके शो में यही कहता, कांग्रेस का जो भी स्पोक्स पर्सन होते वो यही कहते आज आके कि भाई चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी, खेला हो गया इसलिए हम हार गए। यही विपक्ष के द्वारा कहा जाता। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना बहुत जरूरी है, कोई भी प्रवक्ता हो जवाब देते आके कि भाई आज क्या वो बोलेंगे इस विषय पे, आज ईवीएम ठीक है कि खराब है। आज वो लड्डू बांट रहे हैं भोपाल में, आज वो मेलोडी बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। कृष्णकांत जी, भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों सीटों पर साख दाव पर थी और साख दाव पर होने के साथ साथ दोनों नए चेहरे आपने दाव पर लगा दिए। क्या भाजपा शुरू से ही मूड में नहीं थी कि ये सीटें हम जीतें? वो चाहती थी कि ये मरा हुआ सांप हमारे जो गले में पड़ा हुआ है, वोट चोरी वाला, ये सांप कैसे भी उतर के पहुंचे विपक्ष के खेमे में, ताकि हमें आने वाले समय में हमारा मार्ग प्रशस्त हो, उत्तर प्रदेश में कोई हमें कह नहीं पाए कि वोट चोर हैं। बहुत हद तक सुनील जी ऐसा ही लगता है। मैं अब्दुल मलिक जी को सुन रहा था, खासकर बांकीपुर सीट की अगर विवेचना करते हैं तो पटना के अंदर में है और यहाँ पर द हाईली कास्ट डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी इन बिहार, अगर वहाँ पर 70,000 इनकी संख्या है लगभग है। अगर आप बात करें तो ऐसी सीट पर जो कि खासकर जो बीजेपी की अपनी एक जो पॉलिसी रही है, जो चुनावी रणनीति रही है, उसमें वहाँ पर जो यादव है या जो ये कुशवाहा है समुदाय के लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने एक समीकरण बनाया। और कायस्थ तो जो कि नितिन नवीन उस वर्ग से आते हैं, राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने एक पहचान बनाई, लगातार वहाँ पर जीते रहे। तो आपके ही पार्टी के लोग और आपके ही काडर के लोग आपके ही जातीय समीकरण में वो आपके साथ नहीं आए। हालांकि वहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या 7% रही या भूमिहार हैं, ये सभी वर्ग जो है आपके अगेंस्ट चले गए, जिस वर्ग से आप खुद आते हैं। तो ये देखिए, जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा तादाद थी, संख्या थी, और ये लोग मान के चल रहे थे कि बांकीपुर उपचुनाव सीट बीजेपी की झोली में जाएगी, और राजीव कुमार सिन्हा जो कि प्रत्याशी हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये सीट हम किसी भी कीमत पर जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपकी एक नाक बचाने की सीट थी, प्रतिष्ठा की सीट थी, उसको आपने यूं जाने दिया। उसी तरह से दतिया में आप देख लीजिए कि जब आपके पास इतने होनहार कैंडिडेट थे और एक प्रूवन कैंडिडेट थे, ठीक है एक बार वो चुनाव हार गए, इससे किसी की काबिलियत कम नहीं होती, हार जीत होती रहती है, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया और लगातार एक मैसेज आप नहीं दे पाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को पहले कहा जा रहा था कि शायद हम आपको टिकट देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके साथ खेला हो गया, जो कि राजनीति की एक आजकल डायलॉग डिलीवरी हो गई है। तो मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व क्या सोचती है पार्टी को ज़्यादा पता होगा, लेकिन बीजेपी ने भले ही एक एक सीट की बात हो, लेकिन नुकसान तो अपना कर ही लिया है। मुझे लगता है कि जवाब आने वाले समय में विपक्ष भी, अब मुझे लगता है इसकी तैयारी हो रही होगी दिल्ली में, अब से कुछ देर बाद जैसे परिणाम आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जो रणनीति धरातल पर बिछाई थी, जो चक्रव्यूह तैयार किया था, उसमें वो सफल हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी रणनीति तैयार कर दी। बांकीपुर में आपने देखा आखिरी समय में उनके प्रत्याशी का नामांकन वापस लेना, फिर युवा चेहरे को आना, और युवा चेहरा भी कौन सा ज़्यादा आप बता दीजिए राजनीति में उनका, वो जुड़े रहे, उनका परिवार, उनके चाचा जुड़े रहे राजनीति में, लेकिन उतना बड़ा योगदान तो नहीं था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर ये स्टैंड करते हैं। वहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और देखिए वहाँ पर भी जातीय समीकरण का काफ़ी ध्यान रखा गया बीजेपी की ओर से। आप देखिए कि एक कायस्थ उम्मीदवार गए, दूसरे को ले आए, और ऐसा इसलिए किया गया कि वहाँ पर कायस्थ समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है और सर्वाधिक वहाँ पर है, 15% उनकी संख्या वहाँ रही है, और नितिन नवीन भी उसी वर्ग से आते हैं।
और उसके बाद उनको ये उम्मीदें थी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं वो भी उनके साथ वोट देते आएंगे, और खासकर जो वहाँ पर एक ब्राह्मण समाज है या भूमिहार समाज है उनकी तरफ से भी वोट आने की बात थी। मुझे लगता है कि इसमें सेंधमारी करने में कामयाब रहे हैं प्रशांत किशोर। मुझे लगता है कि हर फ्रंट पे प्रशांत किशोर बीजेपी को आगे नहीं आने दिए, और लग रहा है कि पार्टी नेतृत्व की कोई कमजोरी रही है, रणनीति में कमजोरी रही है, या जिस तरह की उनको इनपुट मिल रहे होंगे ग्राउंड से जो रिपोर्ट उनको मिल रही होगी, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को गलत रिपोर्ट थी, ये भी कारण है। लेकिन दूसरा कारण है, और देखिएगा कि शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से या विपक्स की ओर से या पटना में आरजेडी की ओर से आएगा, तो देखिएगा इस मसले पर विश्वनाथ मिश्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जो भी उन्होंने अपना वीडियो संदेश जारी किया या जो लोगों ने उनसे बातचीत की नरोत्तम मिश्रा से, उनके चेहरे के भाव, उनकी मुस्कान बता रही है कि मामला कुछ अलग है। वो उन्होंने कटप्पा का भी जिक्र कर दिया। कैसे देखें इसे, क्या क्या समझें? हालांकि उस समय वो रो रहे थे, जब नाम कट गया था तब रो रहे थे, लेकिन आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। सुनील जी, जो बड़े निर्णय होते हैं, देखिए बीजेपी व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूं, बीजेपी इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत दूरगामी जो टारगेट्स होते हैं उनको देख करके पार्टी चलती है। अभी आने वाले समय में कौन से आरोप लगेंगे? कई राज्यों में चुनाव है, 6-7 राज्यों में चुनाव है। क्या आरोप लगेंगे बीजेपी पर अगर बीजेपी जीतेगी सभी पे? भैया इनके पास तो सब मशीन है, भैया इन्हीं का चुनाव आयोग है, देखिए चुनाव तक नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और ये तो जीत ले जाए। और उसके बाद पूरा शोर शराबा जो माहौल बना है विरोध का पूरा जी, जिस तरीके से दिल्ली में हुड़दंग किया गया, जिस तरीके से जेनजी को भड़काया गया, जिस तरीके से एक अनार्की का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, उस सब पे कुठाराघात। किसी विरोधी पार्टी के नेता का आप बयान मुझे बताइए, कैसे वो जस्टिफाई करेगा कि हम अब बीजेपी अपने बड़े 2 स्टालवर्ड्स की सीट को ऐसे पानी में बह जाने देती है, और अचानक वो टीके जो अपने किसी मतलब पूरे राज्य में सरकार बनाने के क्लेम कर रहे थे एक समय में, और किसी की जमानत बचा पाना उनके लिए मुश्किल हो गया, पूरी ताकत लगा दी। क्लेम करते थे कि इतने राज्यों हमने सरकार बनवाई, केंद्र की सरकार बनवाई, सब कुछ सारी सत्ता देश की वही चला रहे थे, और एक कैंडिडेट की अपनी जमानत नहीं बचा पाए। और आज अचानक उनका फूल खिला है, चड्डी पहन के फूल खिला, मतलब अचानक सारा तो सब गुड हो गया। किसका? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट उड़ा ले गए। भाई इट इज नॉट दैट इजी। राजनीति में बहुत सी चीजें बिहाइंड द कर्टेन होती हैं। परिस्थितियों को देख करके बॉल खेली जाती है, किस बॉल को रोक देना है, किसको बाउंड्री पार कर देना है, ये तय होता है। किस पे आउट होना है ये भी तय होता है, ताकि अगले कैंडिडेट को मौका मिले, वो आए। अब समय बॉल कम बची हैं तो अगले कैंडिडेट को मौका दें कि वो आकर थोड़ा सा रन रेट बढ़ा दे। देखिए प्रैक्टिकल पार्ट है। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता हूं कि ये बीजेपी की असफलता है। ये विपक्ष को एकदम, जिसे कहते हैं कि उसके पास निःशब्द कर देगा। अब क्या जवाब होगा, आप मुझे बताइए। कोई कहेगा कि भैया लोकतंत्र मर गया, कोई कहेगा कि वो चुनाव आयोग। अच्छा, एक बात और आ रही थी, विश्वनाथ मिश्रा जी, ये थी कि दिल्ली में जो हुंकार उठी थी जैन जी वाली, वो और उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी, बोले इसका असर हुआ है मध्य प्रदेश और बिहार में, लेकिन गुजरात में ये आवाज नहीं पहुंच पाई। वहां पर फेंसिंग तगड़ी लगी है, वहां नहीं पहुंच पाती जैन जी की आवाज। गुजरात में तो बम हुई भाजपा के उपचुनाव में, वहां असर नहीं पड़ता। जो राज्य अभी चुनाव होना है बहुत से राज्यों में, जहां ठंडा करना है, देखिए दिल्ली के इर्द गिर्द ये माहौल ठंडा करना बहुत आवश्यक था। जिस तरीके से नेपाल रेप्लिकेट करने का प्रयास हुआ, बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, सरकार ने उस लाइन को काटा है, लेकिन पैसा आया है, चीजें लाइन में हैं, जो पाइपलाइन में हैं वो चल रही हैं, उसका माहौल बन गया था, उसकी कड़ाही चढ़ी हुई थी, उसमें से विरोध की पूड़ियां निकल रही थी, उसका इम्पैक्ट मार्केट में आ रहा था, स्वाद मिलने लगा था। उसको ठंडा करना आवश्यक था।
मुझे लगता है कि ये 2 बलि दे करके, और दूसरा पीके, चूंकि एक पीके को इसमें कोई दो राय नहीं, पीके ने मेहनत किया है, काम किया है राजनीति में, वो बहुत सी चीजों को जानते हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज के पूरा इनर विंग को जानते हैं, इनर पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप को जानते हैं। तो पीके विल बी अ बिग बेट, और जब उनकी जहां से उनकी पॉलिटिक्स का जो दिया था, बुझ रहा था, उसको पुनर्जीवित बीजेपी ने अगर करने में मदद कर दी है तो पीके विल प्रूव टू बी एन एसेट। और मुझे देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें होती है, छोटे छोटे पार्टीज हैं जिनको जिंदा हो गई बीजेपी के साथ रहकर, और मुझे लगता है कई पार्टीज ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं आती हैं, प्रत्यक्ष रूप से विरोध में रहती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से साथ चल करके और वो आगे बढ़ जाती हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा, पीके की जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो समाप्त थी, एकदम समाप्त थी, खत्म। लेकिन इसके बाद कुछ ये थोड़ा सा समझाइए, ये उपचुनाव विश्वनाथ मिश्रा जी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मूंछों में ताव देने के लिए साबित हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। बोले विपक्ष तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी ने, विपक्ष इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी बैठे गए थे प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर और उन्होंने जैन जी की आवाज उठाई, और जो दतिया में सीट जीती कांग्रेस, उसको लेकर कांग्रेस मेलोडी बांट रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चूल्हे हिला दी दतिया में। दूसरा, यहां प्रशांत किशोर वाला मामला बांकीपुर में, बोले देखा भारतीय जनता पार्टी को कहां समेट दिया है, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाई भाजपा। एक तो ये मौका मिल गया, उधर वो भी मूंछ ऐंठ रहे, इधर भाजपा वाले कह रहे हैं कि देखा भाई साहब, हमसे कहते थे वोट चोर हैं, हम वोट चोरी करते हैं, यहां कहां वोट चोरी हुई, जबकि हमारा उपचुनाव में पुलिस भी हमारी थी, तंत्र भी हमारा था, मंत्र भी हमारा था, सब था। तो ये दोनों के लिए ऐसा लग रहा है अवसर इस उपचुनाव ने दे दिया, बोले बेटा सब लोग मौज लो। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कहेगी, बीजेपी कहेगी ये जनता का जनादेश है, सिंगल, सारे जितनी कहीं भी किसी भी प्रवक्ता से आप सुनेंगे वो कहेगा जनता का जनादेश है, सिर माथे है, हम तो सदैव सम्मान करते हैं, इसके अलावा दूसरी लाइन हो ही नहीं। दूसरी चीज, विपक्ष बम बम करेगा, भाई ये तो हमने बदल डाला, जब बदल डाला तो विरोध करने तो नहीं जाओगे, उसका इम्प्लीकेशन पे आ जाए। ठीक है, आपने बीजेपी को, इसकी एक सिंगल लाइन लेमैन के लिए हो जाए कि विपक्ष ने बीजेपी को मटियामेट कर दिया, हरा दिया, उसका मिशन एकम्प्लिश्ड हो गया। ठीक, तो अब कम से कम दिल्ली में हुड़दंग नहीं करने जाओगे, अब वो जो जेंजी वाला खेल खेल रहे थे वो नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे मामलों को लेकर शोर शराबा नहीं करोगे, भैया ये तो सब सरकार देश में बिल्कुल अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, बिल्कुल, अब वो नहीं कर पाओगे। हालांकि क्या समीकरण बिठाए हैं भाजपा ने, वो भाजपा जाने, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जाने, लेकिन लोग अब इस बात को भी समझने लगे हैं कि भाई कुछ तो मामला ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास उपचुनाव के लिए ऐसे मजबूत चेहरे नहीं थे। दतिया में जब नरोत्तम मिश्रा थे तब उनका टिकट क्यों काटा गया, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। गुजरात में भाजपा फिर से उसी लहर के साथ जीतती है, 35,000 से ज़्यादा की बढ़त से जीतती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपचुनाव में भाजपा पिछड़ जाती है, दतिया में भाजपा पिछड़ जाती है। तो क्या कांग्रेस और जैन जी दोनों को संदेश भाजपा ने दे दिया है? हालांकि एक संदेश जो नरोत्तम मिश्रा ने दिया, उन्होंने कहा, उन्हीं की लाइन से इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, कि मेरे महबूब ने वादा किया 5 दिन का, मेरे महबूब ने वादा किया 5 दिन का, किसी से सुन के आ गए कि जवानी तो 4 दिन की होती है। नमस्कार, धन्यवाद। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर